दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। मिशन यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के अंतर्गत आज हम सामान्य हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पर चर्चा करेंगे। तो संधि को जानने से पहले हम कुछ हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि संधि को अगर अच्छे से समझना है तो हिंदी वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यह बता दें कि हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी में देखते हैं सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला में यह बता दें कि यह स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। हिंदी में वर्णों, तो हिंदी में देखते हैं स्वर और व्यंजन कुल मिला के 52 है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अर्थात वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थापन और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ठीक, तो हम आपको एक और जानकारी दे दें। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वर में 2 प्रकार के स्वर, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में क्या क्या शामिल है? अ, ई, उ और र। मतलब ह्रस्व में कितने स्वर हुए? 4 वर्ण। और दीर्घ में 7 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। इसी तरीके से हम व्यंजन में देख लेते हैं। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 27। और अंतस्थ व्यंजन 4 वर्ण, अर्थात य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन में स, श, श और ह। तो ये क्या हो गए? 4 वर्ण। और आगत में ज और फ, कुल 2 वर्ण। यहाँ पर गलती से 4 वर्ण लिख गया है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ 2 वर्ण होगा, आप यह अवश्य ध्यान रखें। संयुक्त में देखते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, अर्थात 4 वर्ण। स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11, आपको पहले ही बताए हैं। व्यंजन की कुल संख्या 41 और वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है? 52। तो ये हो गया वर्णमाला आपका। आगे हम देखते हैं संधि। संधि क्या होता है यह पहले हम जान लेते हैं। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी विद्यार्थियों को संधि बनाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप संधि जल्द से जल्द हल कर सकेंगे या बता सकेंगे कि यह कौन सी संधि है। परीक्षा में या तो संधि विच्छेद करने के लिए आता है या यह बताने के लिए कौन सी संधि है। तो आइए हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि क्या होता है? आप लोग जानते हैं संधि का अर्थ होता है जोड़। अर्थात जैसे 2 हड्डियां हमारे शरीर में जुड़ती हैं एक जगह, तो वो क्या होती है? संधि। और उन्हीं जोड़ को हम संधि कहते हैं। यही चीज़ आपको संधि में भी समझना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से संधि होते हैं। तो आप जानते हैं संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं ये बता देते हैं आपको। सबसे पहले आता है स्वर संधि, दूसरा दीर्घ संधि, स्वर संधि में ही। अगला गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि में के 5 भेद होते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं।
यह व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन सभी संधियों पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संधियों में कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। आइए हम स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है, तो ये देख लेते हैं दीर्घ संधि कैसे बनती है। जब अ और आ के साथ अ या आ हो तो यह मिला के बनेगा आ। इसी तरीके से जब ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई और बड़ी ई हो तो यह मिला के बनेगा बड़ी ई। इसी तरीके से जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिले तो यह बनेगा बड़ा ऊ। अब हम इनके सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। सूत्र के माध्यम से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है दीर्घ संधि में अ प्लस अ तो क्या मिलकर बनेगा ये आ। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आप जो भी व्यंजन जानते हैं उसमें अ हर्ष की मात्रा जुड़ी हुई होती है। अर्थात कैसे, ये देखते हैं। मान लीजिए आप क लिखते हैं तो क में क्या जुड़ा होता है, हलंत प्लस अ, तो यह क्या होगा क। आपको समझ में आ गया होगा कि क कैसे बनते हैं। इसी तरीके से एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। ख ख बना है तो ख में क्या होगा, इसमें भी उसी तरीके से हलंत लगा होगा प्लस अ, तो क्या बनेगा ये ख। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यंजन में जिसको आप जानते हैं उसमें अ हर्ष की मात्रा जुड़ी रहती है। तो आइए हम देखते हैं स्वर संधि के सूत्रों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है अ प्लस अ। अगर किसी शब्द में अ प्लस अ है तो कुल मिला के क्या बनेगा आ। तो आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं इस फार्मूले का। तो जैसे यहाँ पे है राम प्लस अवतार। यहाँ देख रहे हैं आपके पास दो शब्द हैं तो इसका परीक्षा में यह पूछ लिया जाएगा कि इसका संधि क्या होगा दोनों को मिलाने पर, या यह पूछ सकता है कि जो संधि बनेगी वह कौन सी संधि होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे देखिए म लिखा है रा के आगे और इधर शुरुआत में अ लिखा है। तो हमने आपको बताया है किसी भी वर्ण में अ शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए अ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी अ जुड़ा हुआ है, तो कुल मिला के ये क्या बनेगा आ। तो यहाँ पे क्या संधि हो जाएगी रामा अवतार। अगला हम सूत्र पे देखते हैं अ और बड़ा आ, तो क्या ये मिला के बनेगा आ। इसी तरीके से हम इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे पुस्तक धन आलय, तो इसका संधि कैसे करेंगे आइए हम ये देखते हैं। तो हमने आपको बताया किसी भी व्यंजन में अ शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ देखिए क लिखा है तो क में अ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अ और यहाँ पे आ है तो मिला के क्या हो जाएगा आ। तो इसी तरीके से संधि क्या होगी पुस्तकालय। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। हम सभी फार्मूलों पे एक एक उदाहरण देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगला हम देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई, तो मिला के क्या बनेगा बड़ी ई। तो यहाँ पे देखिए वारी लिखा है और ईस लिखा है, तो वारी में छोटी ई की मात्रा लगी है और ईस देख रहे हैं आप बड़ा ई है
तो कुल मिला के क्या होगा इस सूत्र के अनुसार बड़ा ई, तो यहाँ हो जाएगा वारिस। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं। यहाँ पे बड़ी ई छोटी ई, तो कुल मिला के बड़ी ई। तो यहाँ आप देख सकते हैं देवी धन इच्छा लिखा है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा है और आगे छोटी ई की मात्रा। तो हमने आपको बताया है कि बड़ी ई और छोटी ई मिला के क्या बनेंगे बड़ी ई, तो यह क्या हो जाएगा देवीच्छा। इसी तरीके से हम अगले सूत्र को देखते हैं। अगला सूत्र क्या है बड़ी ई और बड़ी ई, तो क्या मिलेगा बड़ी ई। तो यहाँ पर देखते हैं रजनी धन ईस लिखा है। इसी तरीके से यह क्या हो जाएगा न पे देख रहे हैं आप बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई लिखा है, तो क्या मिला के बनेगा रजनीश। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं आप न पे बड़ी ई की मात्रा लग गई और स हो गया। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या उदाहरण में हम लिए हैं सिंदूर में। तो सिंदूर में को संधि विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ध पे छोटा ऊ का मात्रा लगा है और आगे उर्मी में ऊ बड़ा लिखा है, तो इस सूत्र के अनुसार क्या मिलेगा हमें बड़ा ऊ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंदूरमी में ध पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, तो ये क्या हो गया सिंदूरमी। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करें और बार बार उसे समझने का प्रयास करें। हो सकता है एक बार में न समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखें। अगला हम देखते हैं यहाँ पे बड़ा ऊ छोटा ऊ, तो क्या मिलेगा सूत्र के हिसाब से बड़ा ऊ। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में आप देखिए स्वयंभू धन उदय लिखा हुआ है, तो भ पे कौन सी मात्रा है बड़ा ऊ की और उदय में क्या लिखा है ऊ छोटा, तो क्या मिलेगा इस सूत्र के हिसाब से बड़ा ऊ। तो ये क्या हो जाएगा स्वयंभुदय। तो आप यहाँ देख सकते हैं भ पे बड़ी ऊ की मात्रा है। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, तो दोनों मिलके क्या बन रहे हैं बड़े ऊ। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में देखिए भ पे बड़ी ऊ की मात्रा है और ऊ क्या है बड़ा, तो क्या हो जाएगा इस सूत्र के हिसाब से बड़ा ऊ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भ पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो क्या हो गया ये भूधर्व। तो आशा है आपको ये संधि समझ में आई होगी दीर्घ। अब इसी आधार पे हम गुण संधि पे चर्चा करते हैं। आइए हम गुण संधि के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि गुण संधि क्या होती है। तो गुण संधि में सबसे पहले आपको इसके अर्थ के बारे में बताने कैसे बनता है। तो देखिए अगर अ या आ के साथ ई छोटी या बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए। इसी तरीके से अ या आ के साथ ऊ अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो क्या बन जाएगा ये ओ। फिर इसी तरीके से अ और बड़ा आ के साथ अगर र का मेल हो तो क्या हो जाएगा ये अर। तो इसे क्या कहेंगे हम गुण संधि। आइए हम इसे सूत्र के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने आपको बताया था कि अगर अ के साथ क्या आ जाए छोटा ई तो यह क्या बन जाएगा ए। उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ लिखा है नर धन इंद्र, तो आपको हमने बताया है कि नर र में क्या जुड़ा होता है अ जुड़ा हुआ होता है। पहले हमने आपको इसके बारे में चर्चा करके बताया गया है, तो ये र बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अ है और यहाँ पे छोटी ई, तो हमने बताया दोनों के मिलने से क्या बनेगा आपका नरेंद्र। इसी तरीके से अगले फार्मूले पे हम देखते हैं। अगला फार्मूला क्या कहता है अ या उसके साथ जुड़ा क्या है बड़ी, तो क्या बनेगा तो भी ए ही बनेगा।
तो यहाँ देख सकते हैं उदाहरण, परम धन ईश्वर, तो क्या हो गया परमेश्वर। बार बार हम आपको व्यंजन वाला नहीं बताएंगे, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि किसी व्यंजन में अ शब्द कैसे जुड़ा होता है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आ प्लस ई, तो भी क्या बनेगा ए। तो यहाँ देखिए महाधन इंद्र लिखा है, तो यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे छोटी ई, तो क्या बनेगा ए ही बनेगा सूत्र के हिसाब से। तो क्या बना यहाँ पे महेंद्र। अगला हम देखते हैं आ और बड़ी ई, तो क्या बन रहा है यहाँ पे रमा धन ई। तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा जुड़ा हुआ है और बड़ी ई, तो क्या बनेगा ए सूत्र के हिसाब से। तो क्या हो गया ये रमेश। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं अ धन उ, तो हमने आपको पहले इसके बारे में चर्चा किया था कि उ अगर जुड़ जाएगा अ के साथ तो क्या बन जाएगा ओ। तो यहाँ देख लीजिए सूत्र के उदाहरण के आधार पे यहाँ पे पर धन उपकार लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये परोपकार, क्योंकि दोनों के मिलने पे ओ की मात्रा बनेगी। इसी तरीके से सब में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो हम इसको एक बार आपको सरसरी निगाह से बता देते हैं। आ और उ जुड़ जाएंगे तो भी ओ होगा, तो ये क्या हो जाएगा महाधन उदय, तो ये क्या बन जाएगा महोदय। इसी तरीके से अ और बड़ा उ, तो क्या बन जाएगा ओ, तो ये क्या हो जाएगा जल धन उर्मी, तो ओ की मात्रा बनेगी, तो ये हो जाएगा जलोर्मी। इसी तरीके से अगला देखते हैं आ और बड़ा उ, तो कुल मिला के क्या होगा ओ। तो यहाँ पर देख रहे हैं महाधन ऊर्जा लिखा है, आ की मात्रा यहाँ सम्मिलित है और बड़ा उ, तो बन जाएगा क्या ओ की मात्रा, तो हो जाएगा महोर्जा। इसी तरीके से अ प्लस र हमने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा और। तो यहाँ देखिए ब्रह्मा धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा ब्रह्मर्षि। ये हो गए आपके गुण संधि। गुण संधि के उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कुछ, तो ये है नर धन इंद्र, तो यहाँ पे ए की मात्रा बन गई, तो यहाँ पे क्या हो गया नरेंद्र। इसी तरीके सूर धन इंद्र, तो क्या हो गया सुरेंद्र। अब हम वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। आइए हम वृद्धि संधि देखते हैं क्या होता है। जब आ के साथ ए या ए आए तो क्या मिलके बनेगा ए, और इसी तरीके से जब अ या आ के साथ ओ और आओ आए तो भी मिलके बनेगा आओ, जिसे हम क्या कहेंगे वृद्धि संधि। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और इसके साथ इसके सूत्रों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अ और ए, तो क्या बना ए। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक धन एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एकाएक। इसी तरीके से आगे देखते हैं अ धन ए, तो क्या हो जाएगा ए। तो इसमें देखिए उदाहरण के माध्यम से मत धन एक, तो क्या हो जाएगा मतैक्य। इसी तरीके से आगे और हम कुछ उदाहरण को देख सकते हैं। आ धन ए, तो क्या हो जाएगा ए। तो इसमें उदाहरण में देखिए सदा, यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है और ए यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा सदैव। वृद्धि संधि के उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे कुछ है लोक धन एसणा, तो क्या हो जाएगा लोकेशणा। इसी तरीके से एक धन एक, तो क्या हो जाएगा एकाएक। इसी तरीके से अब हम यण संधि को देखते हैं। जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो,
अर्थात जब ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो क्या बनेगा, य। और इसी तरीके से जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाएगा व। और जब र के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह र बन जाएगा। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से। यहाँ देखिए छोटी ई और अ, तो क्या मिलके बनेगा, य। देखिए यहाँ पे अति पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे अल्प है, तो अ शब्द जुड़ा हुआ है वर्ण, तो यह हो जाएगा अत्यल्प। यहाँ पे देखिए यह आ गया तो यह क्या हो जाएगा, अत्यल्प। इसी तरीके से अगला देखते हैं, छोटी ई और बड़ा आ, तो यह क्या हो जाएगा, या। तो यहाँ पर देखिए इति धन आदि, तो क्या हो गया, इत्यादि। इसी तरीके से छोटी ई और बड़ा ऊ, सॉरी यहाँ पे छोटा ऊ है, तो यह क्या हो जाएगा, यू। तो ये क्या होगा, अति धन उत्तम, तो ये क्या हो जाएगा, अति उत्तम। इसी तरीके से अगले सूत्र को हम देखते हैं, छोटा ई और बड़ा ऊ, तो ये क्या बनेगा, यू। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में नी धन ऊन लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यून। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं, ऊ धन ए, तो क्या हो जाएगा, वे। और इसका उदाहरण में देखते हैं, अनु धन एषण, तो ये क्या बदल जाएगा, अन्वेषण में। ये सूत्र के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कैसे बदल रहा है। इसी तरीके से आखिरी में हम देखते हैं, र धन आ, तो क्या हो जाएगा, ये रा। तो यहाँ देखिए मात्र धन आज्ञा लिखा है, तो उदाहरण में क्या होगा, मात्राज्ञा। यण संधि के उदाहरण देख लेते हैं, अति धन आवश्यक, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। गुरु धन ओदन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दिया है संधि, आप इसे पढ़िए। अगले संधि पे हम चर्चा करते हैं स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि। अयादि संधि ये शब्द हिंदी में ऋण माने जाते हैं, इसलिए संधि प्रकरण में नहीं आते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ तो यहाँ पे देखिए ने धन अन, तो क्या हो गया, ये नयन। इसी तरीके से पो धन अन, तो ये क्या हो गया, पवन। अब हम आइए व्यंजन संधि पे चर्चा करते हैं, जो कि संधि का दूसरा प्रकार है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा स्वर संधि, और स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आइए हम सबसे पहले जानते हैं व्यंजन संधि होती क्या है। और व्यंजन संधि जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अघोष और सघोष व्यंजन क्या होते हैं। कुछ इसके बारे में पहले से हमें जानने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें व्यंजन संधि आसानी से समझ में आए। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। यहाँ पे देखते हैं, जब किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए, अच धन अंता, तो ये क्या हो गया, अजंता। इसी तरीके से खट धन मास, तो क्या हो गया, खनमास। आइए हम अघोष और सघोष व्यंजन के बारे में आपको बता दें, क्योंकि व्यंजन आपको पढ़ने से पहले अघोष और सघोष जानना जरूरी है। तो इस संधि के दो भेद होते हैं, एक होती है सघोष संधि और अघोष संधि। जितने भी आप स्वर जानते हैं, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र, ए,
छोटा ओ, बड़ा ओ आदि क्या है ये सघोष। आपको बता रहे थे अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर अघोष व्यंजन लिखा है और सघोष व्यंजन लिखा है और वर्णमाला लिखा है। तो अघोष व्यंजन क्या होगा? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और नीचे के स से शरीफा, ख से खटकोण और स से सरौता, ये क्या हो गए आपके अघोष व्यंजन। और इसी प्रकार वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन क्या हो गए सघोष व्यंजन। तो जब हम व्यंजन संधि बताएंगे अघोष और सघोष शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आशा है आपको ये समझ में आएगा कि हम अघोष के बारे में किस वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं और सघोष के बारे में किस वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको व्यंजन संधि समझने में आसानी रहेगी। इस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा बार कंठस्थ करें ताकि व्यंजन संधि समझने में आसानी हो। जब तक आपको अघोष और सघोष व्यंजन के बारे में नहीं जानकारी होगी तब तक आप व्यंजन संधि अच्छी से भली भांति प्रकार नहीं समझ सकेंगे और परीक्षा भवन में त्रुटियां होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। तो इसमें नियम के हिसाब से पहला क्या कह रहा है नियम, अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो तो क्या होगा अघोष का सघोष हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो यहाँ पे आइए हम व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। व्यंजन संधि क्या होते हैं? जब किसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात यहाँ चित्र में देखिए पहले वर्ग में क्या है क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से। तीसरे या चौथे वर्ण में क्या है ग, घ, ज, झ, इसी तरीके से या य, र, ल, व, ह से किसी स्वर से हो जाए तो क को किस में बदलेंगे, क को बदलेंगे ग में, च को बदलेंगे ज में, ट को बदलेंगे ड में, त को बदलेंगे द में और प को बदल देंगे ब में। ठीक, अगर स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी और वो हलंत वर्ण में लग जाएगा, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता तो वे हलंत ही रहेंगे। आइए हम इसे सूत्र के माध्यम और उदाहरण के माध्यम से और ज़्यादा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क को ग में बदलने का उदाहरण कैसे बदलते हैं। यहाँ पर लिखा है दिक् धन अंबर। तो हमने आपको जब अघोष और सघोष पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था जो क रहेगा वो किस में बदल जाएगा ग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में क किस में बदल रहा है ग में नियम के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा दिगंबर। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं दिक् धन गज। तो यहाँ पे भी क किस में बदल जाएगा ग में। इसी तरीके से अगले उदाहरण में वाक धन ईश, तो ये क किस में बदलेगा वागीश में। अगला हम देखते हैं च के ज में बदलने का उदाहरण। सेम वही नियम जो यहाँ पे है, अच धन अंत है तो क्या बदलेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा च के जगह क्या हो जाएगा ज। कैसे च के जगह ज होगा ये आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि ये वर्ण का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में क्या है, ये च के जगह क्या है ये ज।
अगला हम देखते हैं यहाँ पे अच धन आदि, तो फिर वही चीज हो जाएगा, च की जगह क्या होगा, आजादी। अगला ट के ड में बदलने का उदाहरण, तो यहाँ पे देखिए सट धन यंत्र लिखा है, तो ट किस में बदल जाएगा, ड में। इसी तरीके से त के द में बदलने के उदाहरण में देखते हैं। यहाँ पे देखिए सत धन आशय लिखा है, तो ये त किस में बदल जाएगा, द में, तो ये क्या हो जाएगा, सदाशय। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं, तत् धन उपरांत, तो ये क्या हो जाएगा, त बदल जाएगा आपका द में, तो ये क्या हो जाएगा, तदुपरांत। अब अगला नियम हम देखते हैं, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मिलन किससे हो, न या म वर्ण, तो यह अंग इय ज अड़ न म के साथ हो, तो क को किससे बदल जाएगा, अंग में, च को ज में, ट को अड़ में, त को न में, और प को म में बदल दिया जाएगा। एक बार चित्र में देख लेते हैं इसको। क को हमने बताया किसमें बदल देंगे, अंग में, तो यहाँ देख लीजिए क अंग में है। इसी तरीके से च ज में, इसी तरीके से आगे ये चलता रहेगा। आइए हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क को अंग में, तो यहाँ पे देखिए वाक धन मय लिखा है, तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, अंग, तो ये बदल गया वांगमय। इसी तरीके से दिक धन मंडल लिखा है, तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, दिग्मंडल। इसी तरीके से ट के अड़ में बदलने का उदाहरण देखते हैं, तो ये है सट धन मास, तो सर मास, क्योंकि ये इसका पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, अड़। इसी तरीके से त के न में बदलने का उदाहरण, तो ये क्या होगा, त के न में बदलने के उदाहरण में देखते हैं, लिखा है जगत धन नाथ, तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। इसी तरीके से अगले नियम के बारे में हम देखते हैं, जब त का मिलन किससे हो, ग घ द ध भ य र व से या किसी स्वर से हो, तो ये क्या बन जाएगा, द। और म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पे म की जगह पे मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण हो जाएगा। तो आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। म के साथ अगर इसमें कोई भी वर्ण मिलता है क ख ग घ अंग के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए उदाहरण में दिया है सम धन ख्या, तो ये क्या हो गया, संख्या। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखते हैं, म के साथ अगर च छ ज झ य के उदाहरण हो, तो क्या हो जाएगा, सम धन चय, तो ये क्या हो जाएगा, संचय। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं, म के साथ क्या है, ट ठ ड ढ अड़, तो यहाँ देखिए उदाहरण में दम धन ड, तो क्या हो गया, ये दंड। इसी तरीके से म के साथ त थ द ध न हो, तो क्या होगा, सम धन देह, तो क्या हो जाएगा, संदेह। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखते हैं, म के साथ क्या हो, प फ ब भ म हो, तो किस में बदलेगा, ये सम धन पूर्ण, एक उदाहरण है, तो ये बदल जाएगा संपूर्ण। इसी तरीके से त के साथ ग घ ध द ब भ य र ल व हो, तो ये किस में बदलेगा, देखिए उदाहरण जगत धन ईस, तो ये किस में बदल गया, जगदीश। तो इसी तरीके से अगला नियम हम देखते हैं, त से परे च या छ होने पर,
च ज या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ट ड या ढ होने पर, ड और ल होने पर ये क्या बन जाएगा? ल। अब म के साथ य र ल व स स ह हो तो इसमें से किसी भी वर्ण के मिलन होने पर म की जगह क्या लग जाएगा? अनुस्वार। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? म धन य र ल व स स ह के साथ बनाने के सूत्र में देखते हैं एक उदाहरण। यहाँ पे है सम धन लग्न, तो ये क्या हो जाएगा? संलग्न। अगला उदाहरण देखते हैं। त के साथ च ज झ ट ड ल हो तो ये उदाहरण में उत धन चारण, तो ये क्या बन जाएगा? उच्चारण। अगला नियम हम देखते हैं व्यंजन संधि का। क्या है? जब त का मिलन अगर स से हो तो त को च और स को छ में बदल दिया जाता है। जब त या द के साथ च या छ का मिलन हो तो त या द की जगह पे च बन जाएगा। उदाहरण देखिए। उत धन चारण, तो हमने यहाँ बताया है त के जगह क्या हो जाएगा? च, तो ये हो गया उच्चारण। अब त के साथ स के साथ उदाहरण में देखते हैं। तो ये क्या होगा? उत धन श्वास, तो ये हमने आपको यहाँ बताया है च को किस में छ में बदल दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। आशा है आपको व्यंजन संधि समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगला हम सूत्र देखते हैं। जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। त या द के साथ ज या झ का मिलन होता है तब त या द की जगह पे ज बन जाता है। उदाहरण देखिए। सत धन जन, तो त किस में बदल जाएगा? यहाँ पे हमने आपको बताया है, तो ये बदल जाएगा ज, तो ये हो जाएगा सज्जन। उदाहरण समझ में आया होगा आपको। अगला हम देखते हैं त के साथ ह के उदाहरण। तो ये हो जाएगा उत धन हार है, तो ये बन जाएगा उद्धार। अगला नियम हम देखते हैं। इसमें क्या है? अगला, अगर म के बाद क से लेकर म तक कोई व्यंजन हो तो म किसमें बदलेगा? अनुस्वार में। और त या द के साथ जब ल का मिलन होता है तो क्या बन जाएगा? ये त या द की जगह पे ल हलंत के साथ बन जाएगा। तो देखते हैं। उत धन लास, तो ये क्या हो जाएगा? उल्लास। इसी तरीके से म धन च क त ब के उदाहरण के लिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा किम धन चित, तो ये क्या हो जाएगा? किंचित। अगला हम देखते हैं। अगला नियम हम व्यंजन संधि में देखते हैं। क्या है? तो यहाँ पे है म के बाद यदि य र ल व श श श ह में से कोई व्यंजन आए तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होता है ये। और अगला नियम भी इसके साथ देख लेते हैं। त या द के साथ स के मिलने पर त या द की जगह पे च तथा स की जगह पे छ हो जाता है। तो ये देख लेते हैं इसके उदाहरण के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे है उदाहरण। उत धन श्वास, तो ये क्या हो जाएगा? च किसमें बदल जाएगा? छ में, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। अगला इसमें देखते हैं। म धन य र ल व श ल और स के उदाहरण के साथ। ये यहाँ पे म है और ये सम धन योग है, तो ये क्या हो जाएगा? संयोग। अगला हम नियम देखते हैं। यदि स के पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए तो स को किसमें बदल दिया जाएगा? खटकोण वाले स में। तो यहाँ क्या देखिए, स के पहले क्या है? अ या आ से कोई भिन्न स्वर है, क्योंकि ये वी है और यहाँ पे स है, तो किसमें बदल जाएगा? खटकोण वाले स में, तो ये हो जाएगा विषम। अगला हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग संधि काफी महत्वपूर्ण है।
विसर्ग संधि से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विसर्ग का चिन्ह आपको पता ही होगा क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया है। तो यह देख सकते हैं आप, किसी संधि में विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो इसमें देखते हैं, उदाहरण में देखिए, मनः धन बल, तो क्या हो गया, मनोबल। इसी तरीके से निह धन, तो क्या हो जाएगा, निर्धन। और विसर्ग संधि के नियमों पे हम एक नज़र डालेंगे। विसर्ग से साथ च या छ के मिलन से विसर्ग के जगह पे स बन जाता है। और दूसरा नियम क्या है, विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे मनः धन अनुकूल है, तो यहाँ पे हमने बताया है, तो ये केस में बदल जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मनोनुकूल। अगला हम देखते हैं नियम, विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी स ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण, दुह धन शासन, तो यहाँ पे ये विसर्ग खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दुशासन। अगला उदाहरण, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग क्या होगा, स। तो विसर्ग के साथ ट या ठ या खटकोण वाले स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, खटकोण वाला स। तो ये हो जाएगा धनु धन टंकार, तो यहाँ पे हमने बताया कि ये खटकोण वाला स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा धनुष टंकार। इसी तरीके से अगला नियम हम देखें, विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, खटकोण वाला स। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ का स्वर हो तो विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। उदाहरण देखिए, अध धन पतन, तो ये क्या हो जाएगा, अध पतन। अगला हम नियम देखते हैं विसर्ग संधि का, विसर्ग के बाद क, ख अथवा प, फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और विसर्ग के साथ स के मेल होने पर ये स हलंत के साथ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए निह संदेह लिखा है, तो यहाँ पे निह धन संदेह था तो ये मिलके निसंदेह हो जाता है और विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे हम विसर्ग संधि के कुछ अपवादों के बारे में बता दें। विसर्ग संधि के क्या अपवाद हैं, तो यहाँ पे देखिए भा और विसर्ग, फिर धन कर, तो ये भास्कर वैसे के वैसे ही है, ये सब विसर्ग संधि के अपवाद हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, जिससे आपको संधि में कोई समस्या न हो। आशा है आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद।